नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस लॉ के एक ऐसे पिलर पर बात करने वाले हैं जिसके बिना मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट खड़ा ही नहीं हो सकता, कंसिडरेशन। हाँ, जिसे लैटिन में क्विड प्रो को भी कहते हैं। बिल्कुल, समथिंग इन रिटर्न। अक्सर सीए के स्टूडेंट्स इसे सिर्फ पैसा समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो ग्लू है जो एक वादे को लीगली बाइंडिंग बनाता है। सही बात है। तो आज हम समझेंगे कि कंसिडरेशन असल में है क्या, इसके लीगल रूल्स क्या हैं और वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं जहां बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर कॉन्सेप्ट को उदाहरणों और केस लॉ के साथ इस तरह समझें कि परीक्षा में कोई सवाल मुश्किल ना लगे। बिल्कुल। कंसिडरेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आप कह सकते हैं हार्ट बीट है। सेक्शन 2D इसे डिफाइन करता है और हम इसी परिभाषा के हर शब्द को मतलब खोल कर देखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये एक टू वे स्ट्रीट है। एक पार्टी को बेनिफिट होता है तो दूसरी को कुछ डेट्रीमेंट या जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, और यहीं से अक्सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से। सबसे पहले ये कंसिडरेशन है क्या? क्या ये हमेशा पैसों में या किसी टेंजिबल चीज में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सेक्शन 2D कहता है when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing। ये तो हो गई लॉ की लैंग्वेज। अगर इसे एग्जाम के लिए आसान भाषा में तोड़े तो? बिल्कुल, इसे 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। पहला है डन और abstain from doing, मतलब कुछ करना या कुछ न करना। अच्छा। कुछ करना यानी एन एक्ट तो सीधा है, जैसे अजय भुवन को गारंटी देता है कि तुम चैतन्य को उधार पर माल बेचो, अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। ओके। तो यहां भुवन का चैतन्य को माल बेचना, जो कि एक एक्ट है, वही अजय की गारंटी के लिए कंसिडरेशन है। और कुछ ना करना यानी एब्स्टिनेंस, इसका कोई अच्छा सा उदाहरण? इसका क्लासिक उदाहरण है फोरबेरेंस टू सू। मान लीजिए अभिषेक का भारती पर केस करने का एक वैलिड ग्राउंड है। अभिषेक भारती पर केस न करने का वादा करता है अगर भारती उसे 1 लाख रुपए दे दे। तो यहां अभिषेक का केस करने के अपने अधिकार को इस्तेमाल न करना, मतलब केस फाइल करने से रुकना। हाँ, केस फाइल करने से एब्स्टेन करना, भारती के पेमेंट के लिए कंसिडरेशन है। अच्छा, तो कंसिडरेशन एक पॉजिटिव एक्ट भी हो सकता है और एक नेगेटिव एक्ट भी। एग्जैक्टली। लेकिन परिभाषा का सबसे जरूरी हिस्सा तो शायद ये है एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। एग्जैक्टली। आपने सबसे क्रूशियल पॉइंट पकड़ लिया। ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के लिए कुछ कर दे तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई काम प्रोमिसर की इच्छा के बिना किया गया है तो वो लीगली कंसिडरेशन नहीं है, भले ही प्रोमिसर को उससे फायदा हुआ हो। जैसे आर का घर जल रहा है और एस बिना पूछे उसका सामान आग से बचाता है, तो एस बाद में आर से इसके लिए इनाम नहीं मांग सकता। क्यों? उसने तो मदद की। क्योंकि उसने ये काम आर की इच्छा या रिक्वेस्ट पर नहीं किया था। ये एक वॉलंटरी एक्ट था, कंसिडरेशन नहीं। ये तो हुई परिभाषा। अब बात करते हैं उन नियमों की जो किसी कंसिडरेशन को कानूनी रूप से वैलिड बनाते हैं। मुझे लगता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, यहाँ से सीधे सवाल बनते हैं और केस स्टडीज भी। पहला नियम तो वही है जिसकी हमने अभी चर्चा की, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसमें एक लैंडमार्क केस है, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। हाँ, ये केस मैंने पढ़ा है। इसमें एक मार्केट बनाया गया था कलेक्टर के कहने पर, राइट? सही। कलेक्टर के कहने पर दुर्गा प्रसाद ने अपनी जेब से पैसा लगाकर मार्केट बनाया। मार्केट के दुकानदारों ने वादा किया कि वो दुर्गा प्रसाद को कमीशन देंगे, क्योंकि उन्हें उसकी वजह से दुकानें मिली थी। और बाद में वो मुकर गए? हाँ, जब दुकानदारों ने कमीशन देने से मना कर दिया तो दुर्गा प्रसाद ने केस कर दिया और कोर्ट ने कहा कि ये वादा एनफोर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट दुकानदारों के कहने पर नहीं बल्कि कलेक्टर के कहने पर बना था, तो दुकानदारों की तरफ से कोई डिजायर नहीं थी। कंसिडरेशन प्रोमिसर यानी दुकानदारों की इच्छा पर नहीं चला था। अच्छा, तो ये प्रिंसिपल यहीं से सीमेंट हुआ। अब आते हैं दूसरे नियम पर जो भारतीय कानून को इंग्लिश लॉ से अलग करता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। हाँ, ये बहुत खास बात है। मतलब जरूरी नहीं कि कंसिडरेशन प्रोमिसी ही दे, कोई तीसरा व्यक्ति भी दे सकता है। बिल्कुल।
इसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन भी कहते हैं और आम भाषा में अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू। इसका सबसे प्रसिद्ध केस है चिन्नैया बनाम रमैया। ये तो एक दिलचस्प कहानी है। एक बूढ़ी महिला ने अपनी बेटी रमैया को अपनी सारी संपत्ति इस शर्त पर दी कि वो उसके मामा यानी महिला के भाई चिन्नैया को सालाना कुछ पैसे, एक एन्युटी देगी। हाँ, और बेटी ने माल से प्रॉपर्टी लेने के बाद मामा को पैसे देने का अग्रीमेंट भी साइन कर दिया। लेकिन बाद में पैसे देने से मना कर दिया। उसका तर्क था कि मामा यानी चिन्नैया ने तो उसे सीधे तौर पर कोई कंसिडरेशन दिया ही नहीं, तो वो पैसे क्यों दें? तो कानून ने क्या कहा? उसने तो टेक्निकली सही पॉइंट उठाया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि मामा पैसे वसूल सकते हैं। कंसिडरेशन उनकी बहन यानी उस बूढ़ी महिला की तरफ से आ चुका था। बेटी को जो संपत्ति मिली वही कंसिडरेशन था। तो इसका मतलब कानून सिर्फ टेक्निकलिटी नहीं देख रहा था बल्कि नियत देख रहा था। एग्जैक्टली आपने कानून के पीछे की क्यों को पकड़ लिया। ये एमसीक्यू के लिए एक हॉट फेवरेट पॉइंट है। अ स्ट्रेंजर तो कंसिडरेशन कैन सू इन इंडिया। हमने ये तो समझ लिया कि कंसिडरेशन कौन दे सकता है, पर क्या ये भी जरूरी है कि वो उसी समय दिया जाए? मेरा मतलब एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन से है। बहुत अच्छा सवाल है। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकता है और एग्जीक्यूटरी भी। एग्जीक्यूटेड मतलब जो पूरा हो चुका है, जैसे आप दुकान गए, पैसे दिए और सामान ले लिया, डील खत्म। और एग्जीक्यूटरी? एग्जीक्यूटरी मतलब जिसका वादा भविष्य में पूरा किया जाना है। जैसे ए ने बी से 1 महीने बाद गेहूं देने का वादा किया और बी ने डिलीवरी के बाद पैसे देने का वादा किया। दोनों तरफ से कंसिडरेशन फ्यूचर में परफॉर्म होना है। अच्छा, और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, पास्ट कंसिडरेशन। हाँ, जो इंडियन लॉ को खास बनाता है। इंग्लिश लॉ में तो कहते हैं पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। तो भारतीय कानून पहले किए गए काम को भी अहमियत देता है। हाँ, बशर्ते वो काम प्रॉमिसर के अनुरोध पर किया गया हो। सेक्शन 2D में हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग शब्द पास्ट कंसिडरेशन को ही मान्यता देते हैं। इसका एक उदाहरण? जैसे ए ने बी के कहने पर उसके बच्चे को 1 महीना पढ़ाया। 1 महीने बाद बी ने ए को उसके काम के लिए 5,000 रुपए देने का वादा किया। ये एक वैध कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही वादा बाद में किया गया। हाँ, क्योंकि पढ़ाने का काम बी के डिजायर पर किया गया था। एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है कि कंसिडरेशन का पर्याप्त यानी एडिक्वेट होना जरूरी नहीं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब अगर कोई अपनी 60 लाख की कार 10 लाख में बेचता है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैध है। हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 साफ-साफ यही कहता है। कानून ये नहीं देखता कि सौदा बराबर का है या नहीं, ये पार्टियों की फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई ट्विस्ट तो होगा? बिल्कुल। यहाँ एक ट्विस्ट है जो प्रैक्टिकल सवालों और केस स्टडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ट्विस्ट क्या है? अगर बेचने वाला बाद में यह आरोप लगाता है कि उसकी सहमति यानी कंसेंट स्वतंत्र नहीं थी, मतलब उससे फ्रॉड, कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस में साइन करवाया गया था, तो कंसिडरेशन का इतना कम होना, जिसे ग्रॉस इनएडिक्वेसी कहते हैं, अदालत में उसकी बात को सपोर्ट करने वाला एक मजबूत सबूत बन सकता है। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनएडिक्वेसी की वजह से वॉइड नहीं होगा, लेकिन फ्री कंसेंट की कमी साबित होने पर वॉइडेबल हो सकता है। एग्जैक्टली। ये एडिक्वेसी वाला पॉइंट तो बहुत दिलचस्प है। सही बात। इसके अलावा दूसरी नियम और है। एक, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इल्यूजरी यानी भ्रामक नहीं। जादू से खजाना खोजने का वादा रियल नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति वो काम कर रहा है जो करने के लिए वो पहले से ही लीगली बाउंड है, तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। जैसे एक पुलिस ऑफिसर को चोरी पकड़ने के लिए इनाम का वादा करना। और आखिर में कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं। अभी हमने स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन की बात की, जो भारत में मान्य है, लेकिन एक और मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जिससे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है और परीक्षा का पसंदीदा सवाल भी। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कैसे? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार यानी पार्टी नहीं है, वो उस पर मुकदमा नहीं कर सकता। इसे ऐसे याद रखें, अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन कैन सू बट अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। इसका एक उदाहरण लेते हैं। अगर पी ने अपनी प्रॉपर्टी आर को इस शर्त पर बेची कि आर क्यू का 50,000 रुपए का कर्ज चुकाएगा और आर नहीं चुकाता, तो क्यू सीधे आर पर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्यू और आर के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यू इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक स्ट्रेंजर है। क्यू सिर्फ पी पर केस कर सकता है। समझ गए। लेकिन लॉ में हर जनरल रूल के एक्सेप्शंस होते हैं। बिल्कुल,
और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए एक मस्ट नो टॉपिक है। आरटीपीज और पिछले एग्जाम्स में ये कई बार पूछा गया है। तो क्या है ये एक्सेप्शंस जहां एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट भी केस कर सकता है? पहला और सबसे आम है ट्रस्ट के मामले में। जहां एक ट्रस्ट बनाया जाता है तो बेनिफिशियरी जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी नहीं है वो भी ट्रस्टी पर अपने अधिकारों के लिए मुकदमा कर सकता है। अच्छा। दूसरा है फैमिली सेटलमेंट। अगर परिवार के सदस्य लिखित में कोई समझौता करते हैं, जैसे दो भाई अपनी मां को हर महीने भत्ता देने का वादा करते हैं, तो मां उस वादे को लागू करवा सकती हैं, भले ही वो उस समझौते की सीधी पार्टी न हो। हाँ, इसी तरह मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टीशन अरेंजमेंट्स में भी ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति के बेनिफिट के लिए वो अरेंजमेंट है वो उसे एनफोर्स करवा सकता है। एक और है शायद असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, जब कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी और को असाइन कर दिया जाता है, जैसे एक पिता अपनी बीमा पॉलिसी बेटे के नाम कर दे, तो वो बेटा यानी असाइनी बीमा कंपनी पर मुकदमा कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। ये क्या है? इसका मतलब है जब प्रॉमिसर अपने कंडक्ट से खुद को तीसरे पक्ष के प्रति लायबल मान लेता है। जैसे अगर एल ने एम को 20,000 रुपए दिए एन को देने के लिए और एम ने एन को इन्फॉर्म कर दिया कि हाँ मैं पैसे तुम्हारे लिए होल्ड कर रहा हूं। तो अब एम एन को पैसे देने के लिए बाध्य है। सही, क्योंकि एम ने एन के प्रति अपनी लायबिलिटी को एक्नॉलेज कर लिया है। हमारे सोर्स में एक केस स्टडी है। सोहन लाल ने मोहन लाल को जमीन बेची इस शर्त पर कि 1 एकड़ जमीन हमेशा सोहन लाल के बेटे छोटू लाल को इस्तेमाल करने दी जाएगी। यहाँ छोटू लाल तो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है। ये कॉवेनेंट रनिंग विद द लैंड के एक्सेप्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। वो कैसे? यहाँ छोटू लाल जो कॉन्ट्रैक्ट का पक्षकार नहीं है फिर भी मोहन लाल पर मुकदमा कर सकता है, क्योंकि यह शर्त यानी कॉवेनेंट जमीन के साथ जुड़ी हुई है। जो भी उस जमीन का मालिक बनेगा उसे वो शर्त माननी पड़ेगी। अच्छा, और आखिरी एक्सेप्शन एजेंसी, जहां प्रिंसिपल अपने एजेंट द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। ये तो बहुत जरूरी एक्सेप्शंस हैं। अब आते हैं उस गोल्डन रूल पर जो कहता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सेक्शन 25 में कुछ ऐसी सिचुएशंस बताई गई हैं जहां बिना कंसिडरेशन के किया गया अग्रीमेंट भी पूरी तरह से वैलिड होता है। हाँ, और ये भी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सेक्शन 25 की ये एक्सेप्शंस लॉ का एक तरह से जादू है। पहला तो है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हाँ, इसके लिए 4 शर्तें हैं और चारों एक साथ पूरी होनी चाहिए। आई, अग्रीमेंट करीबी रिश्तेदारों के बीच हो। आई, या प्राकृतिक प्रेम और स्नेह से बना हो। आई, लिखित में हो। और वी, कानून के तहत रजिस्टर्ड हो। मतलब एक भी कंडीशन मिस हुई तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। जैसे एक पति अपनी पत्नी को सिर्फ लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कुछ देने का लिखित वादा कर दे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वहां नेचुरल लव एंड अफेक्शन मिसिंग है। बिल्कुल सही समझा आपने। दूसरा एक्सेप्शन है कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ये दिलचस्प है क्योंकि पहले हमने कहा था कि वॉलंटरी एक्ट कंसिडरेशन नहीं होता। हाँ, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है। तो यहाँ कानून क्या कहता है? ये एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन है। अगर किसी ने पहले स्वेच्छा से मतलब वॉलंटियरली प्रॉमिसर के लिए कुछ किया हो और बाद में प्रॉमिसर उसे कॉम्पेंसेट करने का वादा करे तो ये वादा एनफोर्सेबल है। जैसे पी को आर का खोया हुआ बटुआ मिलता है और वो उसे लौटा देता है। आर खुश होकर पी को 10,000 रुपए देने का वादा करता है। ये एक वैध कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही बटुआ लौटाने का काम पी ने वॉलंटरली और बिला आर के कहे किया था। बिल्कुल। और टाइम बार्ड डेट का क्या मामला है, यानी वो कर्ज जिसे वसूलने की कानूनी समय सीमा निकल चुकी है? ये तीसरा एक्सेप्शन है। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार एक निश्चित समय के बाद आप कर्ज वसूलने के लिए केस नहीं कर सकते। लेकिन अगर देनदार यानी डेटर उस टाइम बार्ड डेट को चुकाने का लिखित और हस्ताक्षरित साइंड वादा करता है तो ये वादा बिना किसी नए कंसिडरेशन के भी वैलिड होगा। ये तो एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी को कानूनी मान्यता देना हुआ। हाँ, कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं। सेक्शन 185 के अनुसार एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। कंप्लीटेड गिफ्ट यानी दिया गया उपहार वापस नहीं लिया जा सकता। और सेक्शन 148 के अनुसार बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। जैसे दोस्त को अपनी गाड़ी कुछ दिनों के लिए बिना किराए के इस्तेमाल करने देना। सही। और एक आखिरी एक्सेप्शन चैरिटी से जुड़ा है जिसका केस लॉ भी काफी फेमस है। केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद। बिल्कुल।
यदि कोई व्यक्ति दान, चैरिटी देने का वादा करता है और उस वादे पर भरोसा करके दूसरा व्यक्ति कोई लाइबिलिटी उठा लेता है, जैसे मंदिर का नवीनीकरण शुरू कर देता है, तो वादा लागू करने योग्य हो जाता है। यहाँ दान देने वाले के वादे पर भरोसा करके लायबिलिटी उठाना ही कंसिडरेशन मान लिया जाता है। हाँ, इसे प्रॉमिसरी एस्टॉपल का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार ये है कि कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि कोई काम करना, न करना या वादा भी हो सकता है। ये हमेशा प्रॉमिसर की इच्छा पर होना चाहिए। भारतीय कानून में कंसिडरेशन किसी तीसरे पक्ष से आ सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर कोई तीसरा पक्ष कॉन्ट्रैक्ट पर मुकदमा नहीं कर सकता जब तक कि वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हास अपवादों में ना आता हो। सही। और हमने सेक्शन 25 के उन जादुई अपवादों को भी देखा जहां नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का नियम भी झुक जाता है। ये सभी पॉइंट्स, केस लॉज और एक्सेप्शंस सीए इंटर के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने चर्चा की कि कानून कंसिडरेशन की पर्याप्तता, एडिक्वेसी पर सवाल नहीं उठाता। लेकिन सोचिए, वो रेखा कहाँ है जहां अपर्याप्त कंसिडरेशन महज एक बुरा सौदा ना होकर किसी के शोषण या अनुचित प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस का संकेत बन जाता है। कानून पार्टियों के अनुबंध करने की स्वतंत्रता और कमजोर पक्ष की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाता है, इस पर विचार करें, क्योंकि यहीं से लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शुरू होती है।